नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रणधीर और आप सबका स्वागत है एक बार फिर से फिट्स एजुकेशन पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं उरांव जनजाति से संबंधित इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। पार्ट 1 में हम लोगों ने उरांव जनजाति के बारे में पढ़ा था, थ्योरी पढ़ा था वहाँ पे, और उसी के आधार पे हम लोग यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज लगाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे है, और कुछ अन्य भी हैं जो यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और मुझे मोटिवेट करने के लिए एक कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है, और अगर कोई डाउट रहता है तो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न जो है वो पूछ रहा है हमसे, झारखंड की जनसंख्या में उरांव जनजाति का प्रतिशत कितनी है। अब देखिए, झारखंड में जो जनजातियों की संख्या है वो कितनी है, तो झारखंड में जनजातियों की संख्या 26.20%। ठीक है, अब इस 26.20% में से हम लोगों ने कल पढ़ा था कि संथाल 35% है। ठीक है, ये 26.20% को अगर आप 100 मान लेते हैं तो इस 100 में से 35% जो है वो केवल संथाल जनजाति है। और जनसंख्या के दृष्टिकोण से हम लोग बात करें तो संथाल पहले नंबर पे आता है, उरांव दूसरे नंबर पे आता है। तो दूसरे नंबर पे जब उरांव आती है तो इसकी जनसंख्या कितनी है ये पूछ रहा है आपसे, है ना, परसेंटेज वाइज आपसे पूछ रहा है कितनी है। तो इसकी जनसंख्या हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, ये 18.14% है। किनके? 26.20% में से 35% हो गए संथाल और 18.14% हो गए उरांव। ठीक है, चलिए व्याख्या को देख लीजिए। देखिए, व्याख्या आप लोग अगर नहीं पढ़ते हैं तो बहुत बड़ी गलती करते हैं। व्याख्या से बहुत सारा प्रश्न जो है वो बनता है ना। यहाँ से ऐसा नहीं है कि ये फालतू का दिया हुआ है, यहाँ पढ़ने के लिए ही दिया हुआ है आपके लिए। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग पढ़ लिया कीजिए इसको अच्छे से, हालांकि मैं पढ़ ही देता हूँ। ठीक है, चलिए, झारखंड की कुल जनसंख्या में उरांव जनजाति का प्रतिशत 18.14% है। जनसंख्या की दृष्टि से यह राज्य की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। यह मुख्य रूप से रांची, पलामू, लातेहार, हजारीबाग, सिंहभूम व संथाल परगना क्षेत्र में पाई जाती है। यह कुड़ुक भाषा बोलती है। यह झारखंड की सबसे शिक्षित जनजाति है ना। ये सब हम लोगों ने पढ़ा है थ्योरी क्लास में, और फिर पहले वाले वीडियो में जहाँ पे जनजातियों के बारे में हम लोग जब देख रहे थे। झारखंड में 90% उरांव जनजाति डैश व डैश में निवास करती है। तो कहाँ निवास करती है ज़्यादातर उरांव जनजाति? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू प्रमंडल में आपको उरांव जो है वो ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। निम्न में से किस जनजाति का मूल निवास स्थान दक्कन माना जाता है? तो ये उरांव, दक्कन यानी कि कोंकण, है ना, ये कोंकण से ही आए थे ना, थ्योरी क्लास में पढ़े थे ना हम लोग। उरांव जनजाति का मूल निवास स्थान दक्कन माना जाता है। इस जनजाति की प्रजाति तथा भाषीय विशेषता आधार पर द्रविड़, ठीक है, समूह का माना जाता है। यह जनजाति दक्षिण छोटा नागपुर व पलामू प्रमंडल में अधिक संख्या में पाई जाती है। नेक्स्ट है, उरांव जनजाति का सबसे छोटी इकाई परिवार होती है। इनका परिवार डैश होता है, तो इनका परिवार पितृत्वात्मक होता है ना, यानी कि पैट्रियार्कल सोसाइटी होती है। पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, घर का जो प्रधान होता है वो पुरुष होता है, इसका ये मतलब हुआ। उरांव जनजाति का प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले शरद चंद्र राय के अनुसार उरांव जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, तो कितने गोत्र पाए जाते हैं ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे 68 गोत्र पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। उरांव जनजाति की प्रमुख विवाह पद्धति कौन सी है? तो ये सभी हैं, है ना। इसमें जैसे ज़्यादातर तो है वो आयोजित विवाह ही होती है, सेवा विवाह भी है, गोलट विवाह भी है ना। ये क्या होता है इसको हम लोग आगे देखेंगे, जब पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में और शासन व्यवस्था के बारे में तब देखेंगे। हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब आपके लिए, ये क्या होता है कैसे होता है ये नहीं पूछते हैं एग्जाम में। हाँ, ये आयोजित विवाह पूछते हैं कि आयोजित विवाह का संबंध किनसे है, या फिर उरांवों की जो है वो सबसे प्रमुख विवाह पद्धति कौन सी है, तो आयोजित विवाह है। हालांकि सेवा विवाह भी है और गोलट विवाह भी है। तो यहाँ पे जो मेरा आंसर हो जाएगा हम लोगों का वो हो जाएगा डी, है ना। ये सभी जो है वो प्रचलित है उरांव जनजाति में। तो उरांव जनजाति की प्रमुख विवाह पद्धति सेवा विवाह, गोलट विवाह, आयोजित विवाह, विधवा विवाह आदि हैं। आयोजित विवाह पद्धति इनमें अधिक प्रचलित है। देखिए, है ना, आयोजित विवाह सबसे अधिक प्रचलित है, जिसमें वर पक्ष को वधु मूल्य देना पड़ता है। वर पक्ष को वधु मूल्य देना पड़ता है। सेवा विवाह के अंतर्गत भावी वर कुछ समय तक भावी वधु के परिवार की सेवा करता है। यानी कि अगर सेवा विवाह आप कर रहे हैं तो यहाँ पे जो लड़की है उनके माता पिता का सेवा करना होगा। ठीक है, यानी घर जमाई बन के रहना होगा। यह एक ही गांव के लड़का लड़की के आपस में शादी नहीं करते हैं, एक ही गांव में शादी नहीं करेंगे। ठीक है, इनमें समगोत्र विवाह पर प्रतिबंध है, यानी कि
अपने गोत्र से हटकर विवाह नहीं करेंगे, जो इनके गोत्र हैं 68 उसी में शादी करना है। किस जनजाति में विवाह के बाद लड़कों की पत्नियां आपस में एक दूसरे को लारिन या संगनी कहकर बुलाती हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें उरांव जनजाति में प्रचलित है, ठीक है। निम्न में से किस जनजाति में आपस में कृत्रिम नातेदारी स्थापित की जाती है जिसे सहियारो कहते हैं? उरांव में फेमस है ना। आप लोगों ने सुना होगा, अगर आप हजारीबाग में रहते हैं या फिर पलामू में रहते हैं तो, है ना, सहिया एक शब्द जो होता है जहाँ पे हम लोग एक रिलेशन ऐड करते हैं, रिलेशन बनाते हैं, है ना। तो इसमें हम लोग उरांव जनजाति में ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन अब ये जो है ना फैल चुका है, अब ये बहुत सारे जनजातियों में देखने को मिलता है। तो सहियारो इसको बोला जाता है, ठीक है। उरांवों के युवागिरी को क्या कहते हैं? बाजार पर्यवेक्षक 2017, जेपीएससी 2016। तो उरांवों के युवागिरी को हम लोग बोलते हैं धूमकुड़िया। बोले थे ना कि ये क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा गया है, देखिए, है ना, 2 बार यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन इसके अलावा एक्साइज कांस्टेबल जो एग्जाम हुआ था 2018-19 में, वहाँ पे पूछा गया है ये। व्याख्या को देख लेते हैं। उरांव के युवागिरी को धूमकुड़िया एवं अखरा कहा जाता है। तो ये अखरा भी कहा जाता है, बट ये आपको एग्जाम में ऑप्शन में उतना देखने को नहीं मिलेगा, इसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, अखरा को छोड़ सकते हैं। आप धूमकुड़िया याद रखिएगा। धूमकुड़िया एक प्रशिक्षण केंद्र होता है। देखिए धूमकुड़िया क्या होता है, ये आपसे प्रश्न आजकल पूछने लग गया है, क्योंकि धूमकुड़िया मालूम है कि युवागिरी, है ना, ये सब पता है, बट धूमकुड़िया होता क्या है? तो धूमकुड़िया एक तरीके का प्रशिक्षण केंद्र है जहाँ सामाजिक व्यक्ति बनने की शिक्षा दी जाती है। इसमें 10 से 11 वर्ष की उम्र में प्रवेश हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, 10 से 11 वर्ष की उम्र में प्रवेश हो जाता है, तथा विवाह पूर्व तक यहाँ रहते हैं। जब तक विवाह नहीं होता है तब तक आपको यहाँ रहना होता है। इसमें अविवाहित युवक युवतियाँ रहते हैं, इसमें जो शादीशुदा नहीं है वो रहेंगे। लड़के के घुमकुरिया को जोंक हेरपा कहते हैं और लड़कियों के घुमकुरिया को पेल एरपा कहते हैं, ये हम लोग थ्योरी क्लास में पढ़े हैं। पेल एरपा की देखभाल का कार्य पौड़ या किसी विधवा महिला को सौंपा जाता है, जिसे बड़की धांगरीन बोलते हैं। तो जो महिलाओं, जो युवतियों के लिए धूमकुड़िया होगा, है ना, उसकी देखभाल के लिए एक पौड़ यानी कि बूढ़ी या फिर विधवा महिला को रखा जाता है और उसको बोला जाता है बड़की धांगरीन। जोंक हेरपा की देखभाल करने वाले को मुखिया कहते हैं या फिर धांगर कहते हैं। जोंक हेरपा को धांगर कुड़िया भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इसकी देखभाल करने वाले को धांगर बोलते हैं, तो इसलिए धांगर कुड़िया इसका नाम वहाँ से पड़ गया। चलिए, बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चन आपका निकलेगा, बहुत सारा, इसलिए बोलते हैं कि व्याख्या जो है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि सब हम लोग थ्योरी में दिया हुआ है, सब थ्योरी में पढ़े हैं, अगर आप लोग नहीं देखे हैं वीडियो तो जाकर देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यही सारा प्रश्न जो है आपको बनेगा, यही सारा प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा, फिर वहाँ पे आप पछताएंगे कि क्यों नहीं पढ़ के गए थे, ठीक है। तो जाकर पढ़िए उसको, चाहे कहीं से भी पढ़िए लेकिन पढ़िए। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन धूमकुड़िया में प्रवेश करने वाले सदस्यों की श्रेणी में शामिल नहीं है? तो धूमकुड़िया में कौन शामिल नहीं हो सकता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बड़की जोखर जो है वो इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट है 46, मुखिया हंडी यानी कि हड़िया पीना नामक समारोह का आयोजन किस जनजाति में धूमकुड़िया के अधिकारियों को 3 वर्ष में बदलने हेतु किया जाता है? तो धूमकुड़िया का जो देखभाल करता है उसको 3-3 वर्ष में बदल दिया जाता है। तो इसको बदलने के लिए एक आयोजन किया जाता है जहाँ पे हड़िया वगैरह पीना, है ना, ये सब का आयोजन किया जाता है। तो ये उरांव जनजाति में प्रचलित है। 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उरांव जनजाति के द्वारा मुख्यतः कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? कर्मा, सरहुल, चतरा, तीनों, ये सभी हो जाएंगे इसके आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाएगा। उरांव जनजाति के द्वारा कर्मा पर्व भादो माह में, भादो माह शुक्ल पक्ष, ये प्रश्न पूछेंगे आपसे, पूछा गया है कि कर्मा पर्व कब मनाया जाता है? तो भादो माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। सरहुल पर्व चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इस तरीके का प्रश्न आपको देखिएगा, आप प्रीवियस ईयर लगाइएगा ना तो वहाँ पे आपको मिलेगा, है ना। ये हवा में मैं नहीं बात कर रहा हूँ, ये प्रश्न आपको ऐसे ही पूछा गया है कि कर्मा कब मनाया जाता है, सरहुल कब मनाया जाता है, और ये दे देगा आपको ऐसे ऑप्शन करके। तथा जतरा पर्व अगहन के कार्तिक माह में धर्मेश देवता के सम्मान में मनाया जाता है। ये तीनों यहाँ से आपको नोट कर लेना है। इनके अतिरिक्त जितिया, नवाखानी, फगुआ, माघे, चांडी आदि त्यौहार भी इसी जनजाति के प्रमुख त्यौहार हैं। इस जनजाति में प्रत्येक पर्व त्यौहार पर बलि या हड़िया देने का प्रचलन है। चलिए नेक्स्ट है, उरांव जनजाति द्वारा त्योहारों के समय कौन सा वस्त्र पहना जाता है? तो
उरांव जनजाति द्वारा त्योहारों के समय कौन सा, यानी कि यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि पुरुषों के द्वारा कौन सा, महिलाओं के द्वारा कौन सा, तो हम दोनों लेकर चलेंगे ऑप्शन में। तो पुरुषों के द्वारा जो पहनते हैं करैया बोलते हैं और महिलाओं के द्वारा जो पहना जाता है उसको खनरिया बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों। यदुर किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? उरांव का है। किस जनजाति में अनौपचारिक शिकार को दोराहा शिकार कहा जाता है? उरांव में कहा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको आसान लग रहा होगा कि हम लोग उरांव जनजाति पढ़ रहे तो हमको पता है कि उरांव का ही बात करेगा, लेकिन यही चीज़ जब एग्जाम में आएगा ना तो वहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दे देगा आपको, तो वहाँ पे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए कह रहे हैं कि आप इसको उल्टा करके थोड़ा पढ़ा कीजिए। आपसे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि उरांव जनजाति में जो अनौपचारिक शिकार होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको दोरैया शिकार कहा जाता है। इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछेंगे वो। उरांव जनजाति के वर्ष का प्रारंभ किस माह से होता है? तो जैसे हमारे यहाँ जनवरी से होता है ना, तो इनके यहाँ एक अलग सिस्टम है। इनके यहाँ जो है वर्ष का प्रारंभ नवंबर दिसंबर में होता है। इस जनजाति में पसरी नामक एक विशेष प्रथा पाई जाती है जिसके अंतर्गत आपस में मेहनत व विनिमय किया जाता है। तो ये उरांव जनजाति में होता है। ठीक है, उरांव जनजाति में पसरी नामक एक विशेष प्रथा पाई जाती है जिसके अनुसार मेहनत के कार्य का विनिमय होता है, जैसे किसी को हल बैल देकर उसके खेत का जोतने की सहायता ली जाती है। निम्न में से कौन सा कथन उरांव जनजाति संबंधित है? इस जनजाति का प्रमुख भोजन चावल, जंगली पक्षी तथा फल हैं। इस जनजाति में स्थायी कृषि की व्यवस्था पाई जाती है। इस जनजाति का प्रिय पेय पदार्थ हड़िया है। तो सभी जो है वो संबंधित हैं। तो 53 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भुइंहर किन्हें कहा जाता है? भुइंहर उरांवों को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भुइंहर उरांवों को कहा जाता है। प्रारंभ में छोटा नागपुर क्षेत्र जंगलों को साफ करके कृषि कार्य करने के कारण इन्हें भुइंहर कहा गया तथा इनकी भूमि भुइंहर भूमि व गांव भुइंहर गांव कहते थे। बाद में आने वाले उरांव में रैयत या जेठ रैयत कहलाएं। चलिए, उरांव जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? धर्मेश। ठीक है, उरांव के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? सरना कहा जाता है। 56 का ऑप्शन नंबर ए। किस जनजाति के द्वारा हड़बोरा संस्कार का आयोजन किया जाता है? तो उरांव में किया जाता है। हड़बोरा संस्कार क्या है? जो इनके अस्थियां होती हैं उनको दफनाने की एक परंपरा की जाती है, उसी को हम लोग हड़बोरा संस्कार कहते हैं। चलिए, लास्ट हमारा जो प्रश्न है वो कह रहा है कि उरांव जनजाति के प्रमुख देवता कौन हैं? तो उरांव जनजाति के प्रमुख देवता धर्मेश हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया आई थिंक, है ना, अभी हम लोग पढ़े ऊपर में। तो उरांव जनजाति के मुख्य देवता धर्मेश यानी कि धर्मी हैं, जो सिंह बोंगा यानी कि सूर्य का प्रतीक है। धर्मेश किसका प्रतीक है? सन, सूर्य का प्रतीक है। इसके अन्य देवता ठाकुर देव जो कि ग्राम देवता हैं, मरांग गुरु जो कि पहाड़ देवता हैं, डिहवार जो कि सीमांत देवता हैं, पूर्वज आत्मा जो कि कुल देवता हैं आदि हैं। यहाँ पे सारा जो इंपॉर्टेंट नीचे दिया हुआ है ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सब आपको याद रखना है। ठीक है, कि पहाड़ देवता को क्या कहा जाता है, ग्राम देवता पूछेंगे आपसे कि उरांवों के ग्राम देवता को क्या कहा जाता है, उरांवों के पहाड़ देवता को क्या कहा जाता है, इस तरीके से उरांवों के कुल देवता को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो जनजाति में प्रधान पुजारी को पाहन तथा पूजा स्थल को सरना कहा जाता है और इनके पूजा स्थल को सरना बोलते हैं, है ना। प्रधान जो पुजारी होता है, जो पंडित होता है, उनको पाहन कहा जाता है। ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब आपका प्रश्न पूछा गया है। तो ये था हमारा एमसीक्यू इंपॉर्टेंट, जहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हमने देखे और थ्योरी क्लास भी हम लोगों ने किया। दोनों अगर आप जैसे पढ़ लेते हैं तो आपका संथाल और उरांव जनजाति पूरा कवर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे मुंडा और उसके बाद हो। हम लोग को 4 इंपॉर्टेंट जनजाति पढ़ना होता है। उसके बाद हम लोग फिर जो खाली इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं ना अन्य जनजातियों के, वो देखेंगे। तो वीडियो कैसा लगा लाइक करके और शेयर करके कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच।